बहुत समय पहले की बात है। एक समृद्ध राज्य में राजा विक्रमदेव का शासन था। वे न्यायप्रिय, बुद्धिमान और पराक्रमी थे। उनके राज्य में एक प्रसिद्ध पंडित आया, जिसकी विद्वत्ता की चर्चा दूर दूर तक थी। एक दिन वह पंडित राजा के दरबार में आया और बोला, महाराज, मैं आपसे 3 प्रश्न पूछूंगा। यदि आपने उत्तर दे दिया तो मैं मान लूंगा कि आप सबसे बुद्धिमान राजा हैं। लेकिन यदि उत्तर न दे पाए तो आपको मेरी शर्त माननी होगी। राजा ने गर्व से उत्तर दिया, पूछो पंडित जी, मैं हर प्रश्न का उत्तर दूंगा। पंडित मुस्कुराया और बोला, तो सुनिए मेरा पहला प्रश्न। पंडित ने राजा को देखकर कहा, महाराज, पहला प्रश्न यह है, इस संसार में सबसे मूल्यवान चीज क्या है? दरबार में खामोशी छा गई। राजा विक्रमदेव ने कुछ देर सोचा और फिर बोले, सबसे मूल्यवान चीज समय है, क्योंकि जो समय बीत गया वह लौटकर नहीं आता। धन, शक्ति और ज्ञान भी समय पर निर्भर करते हैं। पंडित मुस्कुराया और बोला, बहुत अच्छा उत्तर। अब दूसरा प्रश्न सुनिए। दूसरा सवाल, राजा, ऐसा कौन सा कार्य है जिसे हर इंसान करता है, फिर भी उसे कभी पूरा नहीं कर सकता? राजा थोड़ी देर तक विचार करते रहे। फिर उन्होंने उत्तर दिया, मनुष्य सीखता रहता है, लेकिन वह कभी संपूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। पंडित ने सिर हिलाया और कहा, महाराज, आपका उत्तर बहुत निकट है, लेकिन पूर्ण रूप से सही नहीं है। खैर, अब अंतिम और सबसे कठिन प्रश्न सुनिए। तीसरा सवाल। पंडित ने गंभीर स्वर में कहा, महाराज, बताइए वह क्या चीज है जो दिखती नहीं लेकिन हर जगह मौजूद होती है? राजा इस प्रश्न को सुनकर गहरे विचार में पड़ गए। दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी दरबारी राजा की ओर देखने लगे। क्या राजा इस प्रश्न का उत्तर दे पाएंगे या उन्हें पंडित की शर्त माननी पड़ेगी? राजा विक्रमदेव गहरी सोच में पड़ गए। दरबार में सन्नाटा था। हर कोई उत्तर की प्रतीक्षा कर रहा था। राजा ने अपनी आंखें बंद कीं और मन ही मन विचार करने लगे। अचानक उनके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आई। उन्होंने आंखें खोलीं और बोले, पंडित जी, वह चीज है हवा। ये हर जगह मौजूद होती है, हमें दिखती नहीं, लेकिन इसके बिना जीवन संभव नहीं है। पंडित राजा की ओर देखता रहा। कुछ पल की खामोशी के बाद वह जोर से हंस पड़ा। फिर उसने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, आप सचमुच अत्यंत बुद्धिमान हैं। आपके उत्तरों ने सिद्ध कर दिया कि आप इस राज्य के योग्य शासक हैं। मैं आपकी परीक्षा लेने आया था, लेकिन अब मैं स्वयं आपकी विद्वता का सम्मान करता हूं। दरबारियों ने जोरदार जयकारा लगाया, महाराज विक्रमदेव की जय। पंडित ने राजा को प्रणाम किया और खुशी खुशी विदा हुआ। राजा ने अपनी प्रजा की ओर देखा और गर्व से मुस्कुराए। आज उन्होंने न केवल एक चुनौती को स्वीकार किया था, बल्कि अपनी बुद्धिमानी से राज्य में अपनी प्रतिष्ठा और भी बढ़ा ली थी। जब पंडित ने राजा के उत्तर सुने, तो उसने सिर हिलाया और कहा, महाराज, आपने तीनों प्रश्नों के उत्तर बहुत सुंदरता से दिए हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये तीनों उत्तर गलत भी हो सकते हैं? राजा विक्रमदेव और दरबारियों के चेहरे पर आश्चर्य छा गया। राजा ने भौहें चढ़ाकर पूछा, पंडित जी, ऐसा कैसे? मेरे उत्तर तो तर्कसंगत थे। पंडित ने गहरी सांस ली और बोला, महाराज, सबसे मूल्यवान चीज समय नहीं बल्कि विश्वास है, क्योंकि यदि समय निकल भी जाए तो भी विश्वास हो तो सब कुछ वापस पाया जा सकता है। दूसरा प्रश्न है, इंसान जो काम करता है लेकिन कभी पूरा नहीं कर सकता, वह है इच्छा। मनुष्य की इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होती। और तीसरा प्रश्न, जो चीज दिशातने हर जगह मौजूद होती है लेकिन दिखती नहीं, वह हवा नहीं बल्कि ईश्वर है। राजा और दरबारियों पर जैसे बिजली गिर पड़ी। अब सभी सोच में पड़ गए। क्या पंडित सच कह रहा था? राजा ने गंभीर स्वर में कहा, पंडित जी, आपके उत्तर भी उतने ही सही हैं जितने मेरे। इसका मतलब यह है कि सत्य एक नहीं, कई हो सकते हैं। पंडित मुस्कुराया और बोला, सही कहा महाराज, तरीकामन समझता राम सखिए। महाराज, मैं देखना चाहता था कि क्या आप अपनी बुद्धिमत्ता पर अहंकार करते हैं या फिर सत्य को स्वीकार करने की क्षमता रखते हैं। आपने परीक्षा उत्तीर्ण कर ली। राजा ने प्रसन्न होकर पंडित को बहुमूल्य वस्त्र और स्वर्ण मुद्राएं प्रदान की। लेकिन तभी, जैसे ही पंडित दरबार से जाने लगा, तभी एक वृद्ध दरबारी खड़ा हुआ और बोला, महाराज, मुझे संदेह है, क्या यह पंडित सच में विद्वान था या किसी गहरी चाल का हिस्सा? दरबार में फिर सन्नाटा छा गया। राजा के चेहरे पर गंभीरता थी। क्या पंडित सच में परीक्षा लेने आया था या उसके पीछे कोई और रहस्य था? राजा विक्रमदेव ने वृद्ध दरबारी की बात सुनी और उनकी आंखों में संदेह झलकने लगा। उन्होंने दरबारी से पूछा, तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि यह पंडित कोई चाल चल रहा है? वृद्ध दरबारी ने झुककर कहा, महाराज,
यह पंडित पहली बार आपके दरबार में आया और उसने सीधे आपको चुनौती दी। एक साधारण विद्वान ऐसा नहीं करता। दूसरा, उसके प्रश्नों में ज्ञान तो था, लेकिन उनमें ऐसी चालाकी थी जिससे वह आपको गलत साबित कर सकता था। और तीसरी बात, मैंने इससे पहले कहीं और देखा है। राजा चौंक गए। कहाँ देखा है? दरबारी ने कहा। कुछ महीने पहले पड़ोसी राज्य में भी यही पंडित गया था और वहां के राजा से 3 प्रश्न पूछे थे। जब राजा उत्तर नहीं दे पाया तो इसने एक शर्त रखी। राजा को अपना राजमुकुट उतारकर इसे देना होगा, क्योंकि वह सबसे बुद्धिमान नहीं था। अब राजा विक्रमदेव को एहसास हुआ कि यह पंडित सच में कोई गहरी चाल चल रहा था। उन्होंने तुरंत सैनिकों को आदेश दिया, इस पंडित को रोका जाए। जैसे ही सैनिक पंडित को पकड़ने दौड़े, वह तेजी से महल के द्वार की ओर भागा। लेकिन महल के द्वार पहले ही बंद किए जा चुके थे। पंडित तोगो एक कोने में फंस गया। राजा ने कठोर स्वर में कहा, अब सच बताओ, तुम कौन हो और यह सब क्यों कर रहे थे? पंडित ने एक गहरी सांस ली और धीरे धीरे बोला, महाराज, मैं एक साधारण पंडित नहीं, बल्कि पड़ोसी राज्य का गुप्तचर हूं। मेरे राजा ने मुझे भेजा था ताकि मैं आपकी बुद्धिमत्ता को परख सकूं और देख सकूं कि क्या आप चतुर राजा हैं या केवल अपनी ताकत पर निर्भर करते हैं। यदि आप तीनों प्रश्नों में हार जाते, तो मैं आपके राज्य की कमजोरी अपरस अपने राजा को बता देता। राजा विक्रमदेव ने उसकी बात सुनी और मुस्कुराए। तो तुम्हारा असली उद्देश्य हमारी परीक्षा लेना नहीं, बल्कि हमें नीचा दिखाने का था। पंडित ने सिर झुका लिया। राजा ने सैनिकों को देखा और आदेश दिया, इस पंडित को कैद में डाल दो, लेकिन इसे सजा नहीं दी जाएगी। यह हमें परखने आया था और हमने उसे परख लिया। अब यह हमारे राज्य में किसी को मूर्ख नहीं बना सकेगा। पंडित को कारागार में डाल दिया गया और राजा विक्रमदेव की बुद्धिमानी का डंका पूरे राज्य में बज उठा। राजा विक्रमदेव ने पंडित को कारागार में डालने का आदेश दिया, लेकिन उनकी आंखों में अभी भी संदेह था। उन्होंने अपने गुप्तचर को बुलाया और कहा, पंडित को कैद में डालना ही सही निर्णय था या हमें और भी सतर्क रहना चाहिए? गुप्तचर ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, यह पंडित चालाक है। हो सकता है कि यह कारागार में रहकर भी कोई षड्यंत्र रचे। हमें इसकी गतिविधियों पर नजर रखनी होगी। राजा सहमत हुए और सैनिकों को गुप्त रूप से पंडित पर निगरानी रखने का आदेश दिया। कुछ दिनों तक सब कुछ सामान्य रहा, लेकिन फिर कारागार के एक प्रहरी ने सूचना दी, महाराज, यह पंडित हर रात अपनी कोठरी में धीरे धीरे कुछ मंत्र बुदबुदाता है। लगता है वह कोई गूढ़ साधना कर रहा है। राजा को संदेह हुआ और उन्होंने पंडित को बुलाने का आदेश दिया। जब पंडित दरबार में लाया गया, तो राजा ने कठोर स्वर में पूछा, तुम जेल में क्या कर रहे थे? पंडित मुस्कुराया और बोला, महाराज, मैं अपनी मुक्ति के लिए प्रार्थना कर रहा था। राजा ने तीखी नजरों से उसे देखा और बोले, सच बताओ, यदि तुमने झूठ बोला तो इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। पंडित ने ठंडी सांस ली और कहा, ठीक है महाराज, अब मैं सच कहता हूं। पंडित आगे झुका और बोला, महाराज, मेरा असली उद्देश्य आपकी बुद्धिमत्ता परखना नहीं था। मैं आपके महल के गुप्त खजाने की जानकारी लेने आया था। मैं जानता था कि यदि मैं आपको अपनी बातों में उलझा लूं, तो मैं दरबार के महत्वपूर्ण दस्तावेज और गुप्त मार्गों की जानकारी प्राप्त कर सकता हूं। लेकिन आप इतने चतुर निकले कि मेरी योजना पूरी नहीं हो सकी। दरबार में खलबली मच गई। सैनिक सतर्क हो गए। राजा विक्रमदेव ने गहरी सांस ली और बोले, तो तुम स्वीकार कर रहे हो कि तुम सिर्फ एक विद्वान नहीं, बल्कि एक गुप्तचर और चोर भी हो? पंडित हंसा और बोला, महाराज, मैं अकेला नहीं हूं। मेरे जैसे कई और लोग आपके महल में पहले से मौजूद हैं। यदि आप उन्हें नहीं पकड़ पाए, तो एक दिन वे आपके राज्य को भीतर से कमजोर कर देंगे। राजा विक्रमदेव के चेहरे पर गंभीरता आ गई। उन्होंने तुरंत अपने गुप्तचरों को आदेश दिया कि महल और राज्य भर में छुपे गुप्तचरों को खोजा जाए। लेकिन तभी राजा विक्रमदेव ने तुरंत अपने गुप्तचरों और सैनिकों को आदेश दिया, महल के हर कोने की तलाशी लो। अगर पंडित सच कह रहा है, तो हमारे महल में दुश्मनों की घुसपैठ पहले से हो चुकी है। सैनिक तुरंत अलग अलग दिशाओं में फैल गए। कुछ समय बाद एक सैनिक हड़बड़ाते हुए दरबार में आया और घबराई हुई आवाज में साव से अबा में बोला, महाराज, हमें महल के तहखाने में एक गुप्त सुरंग मिली है। वह सीधे पड़ोसी राज्य की सीमा की ओर जाती है। राजा के चेहरे पर क्रोध और चिंता दोनों झलक उठे। उन्होंने पंडित की ओर देखा और कहा, तो यह तुम्हारी असली योजना थी। तुम केवल मेरे उत्तरों की परीक्षा नहीं ले रहे थे, बल्कि महल के रहस्यों को उजागर करने आए थे। तभी एक और गुप्तचर दरबार में घुसा और बोला, महाराज, हमने कुछ दरबारियों को संदिग्ध हरकतें करते हुए पकड़ा है। जब हमने उनसे सख्ती से पूछताछ की, तो पता चला कि वे भी पड़ोसी राज्य के गुप्तचर हैं और वर्षों से हमारे दरबार में छुपे हुए थे। दरबार में सनसनी फैल गई। यह सुनकर सारे दरबारी एक दूसरे की ओर देखने लगे। कौन गद्दार था, यह कहना मुश्किल था। राजा ने गुस्से में कहा,
इन सबको तुरंत बंदी बनाओ और पता लगाओ कि कितने और गुप्तचर हमारे महल में छिपे हैं। पंडित यह सब देख मुस्कुरा रहा था। राजा ने उसे घूर कर देखा और बोले, अब तुम क्यों मुस्कुरा रहे हो? पंडित धीरे से बोला, महाराज, आप जितना सोच रहे हैं, मामला उससे भी गंभीर है। मैं अकेला नहीं था और मेरे पकड़े जाने से पहले ही इस मेरी एक और चाल काम कर चुकी है। राजा चौंक गए। क्या मतलब? पंडित ने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, मैं यहां सिर्फ तुम्हारे महल के रहस्यों का पता लगाने नहीं आया था, बल्कि अपने साथ एक संदेश भी लाया था। जैसे ही मैंने देखा कि मेरी योजना विफल हो रही है, मेरे साथी पहले ही राज्य से बाहर निकल चुके हैं और तुम्हारे दुश्मन राजा को सारी जानकारी दे चुके हैं। अब सवाल यह नहीं है कि तुम कितने गुप्तचर पकड़ सकते हो, बल्कि यह है कि जब हमला होगा, तब तुम खुद को कैसे बचाओगे? राजा विक्रमदेव ने तुरंत सैनिकों को आदेश दिया, सीमा पर अपनी सेना को तैयार करो। पड़ोसी राजा को संदेश भेजो कि अगर उसने हमला करने की कोशिश की, तो उसे करारा जवाब मिलेगा। राजा को अब समझ आ चुका था कि यह सिर्फ एक बुद्धिमानी की परीक्षा नहीं थी, बल्कि उनके राज्य के खिलाफ एक गहरी साजिश थी। लेकिन क्या वे सही समय पर इस संकट को रोक पाएंगे? क्या पड़ोसी राज्य उन पर आक्रमण करेगा? राजा विक्रमदेव के आदेश पर सेना को तैयार किया जाने लगा। राज्य भर में सैनिकों की चहल पहल बढ़ गई। किले की दीवारों को मजबूत किया गया, गुप्तचरों को बाहर भेजा गया और हर दिशा में सुरक्षा बढ़ा दी गई। इसी बीच गुप्तचरों से एक भयावह सूचना मिली। पड़ोसी राज्य की सेना पहले ही गुप्त रूप से सीमा के पास इकट्ठा हो चुकी थी। राजा को तुरंत बुलाया गया। गुप्तचर ने घुटनों के बल झुककर कहा, महाराज, शत्रु सेना पूरी तैयारी के साथ हमारे राज्य पर आक्रमण करने के लिए तैयार खड़ी है। वे बस सही समय का इंतजार कर रहे हैं। दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा के मन में एक ही विचार आया, क्या हम इस युद्ध को रोक सकते हैं या हमें इसके लिए तैयार रहना होगा? राजा ने पंडित की ओर देखा, जो अब भी शांति से बैठा मुस्कुरा रहा था। तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है पंडित, अब तुम्हें इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। राजा गरजे। लेकिन पंडित ने ठंडी सांस लेते हुए कहा, महाराज, मेरा खेल अभी खत्म नहीं हुआ, बल्कि असली खेल तो अब शुरू हुआ है। राजा ने भौहें चढ़ाईं। क्या मतलब? पंडित हंसा और बोला, यदि मैं चाहूं तो युद्ध टल सकता है, लेकिन यह आप पर निर्भर करता है कि आप मेरी शर्त मानते हैं या नहीं। राजा ने कठोर स्वर में कहा, कैसी शर्त? पंडित राजा की आंखों में आंखें डालकर बोला, मुझे मुक्त कर दो और मुझे जाने दो। यदि तुमने मुझे मुक्त किया, तो मैं वह गुप्त संदेशवाहक बन सकता हूं जो युद्ध को रोक सकता है। दरबार में कानाफूसी शुरू हो गई। सेनापति बोले, महाराज, यह धोखा भी हो सकता है। अगर इसे छोड़ दिया गया, तो यह दुश्मन के पास जाकर हमें और नुकसान पहुंचा सकता है। राजा विक्रमदेव असमंजस में पड़ गए। क्या वे पंडित को मुक्त करें और युद्ध टालने का प्रयास करें, या उसे कैद में रखकर युद्ध के लिए तैयार रहें? राजा विक्रमदेव ने गंभीरता से पंडित की बात सुनी। दरबार में सन्नाटा था। हर कोई राजा के अगले शब्दों का इंतजार कर रहा था। कुछ दरबारी फुसफुसाने लगे कि पंडित पर भरोसा नहीं किया जा सकता, तो कुछ सोच रहे थे कि यदि युद्ध टल सकता है, तो यह राज्य के लिए अच्छा होगा। राजा ने कुछ पल विचार किया, फिर अपनी गहरी आवाज में बोले, पंडित, यदि मैं तुम्हें मुक्त कर दूं और तुमने हमें धोखा दिया, तो राज्य को भारी हानि होगी। लेकिन यदि मैं तुम्हें कैद में रखूं और युद्ध हुआ, तो हजारों निर्दोष प्रजा मारी जाएगी। राजा सिंहासन से उठे और बोले, मैं तुम्हें मुक्त करूंगा, लेकिन एक शर्त पर। पंडित चौंका। कैसी शर्त, महाराज? राजा मुस्कुराए और बोले, तुम युद्ध को टालने के लिए हमारे संदेशवाहक बन सकते हो, लेकिन अकेले नहीं। मेरे सबसे भरोसेमंद गुप्तचर तुम्हारे साथ जाएंगे। वे हर पल तुम्हारी निगरानी करेंगे। यदि तुम्हारे इरादे नेक हैं, तो तुम्हें कोई समस्या नहीं होगी। लेकिन अगर तुमने हमें धोखा देने की कोशिश की, तो वहीं पर तुम्हारा अंत कर दिया जाएगा। पंडित का चेहरा कुछ पल के लिए फीका पड़ गया, लेकिन फिर उसने मुस्कुराकर सिर झुका दिया। मुझे आपकी शर्त मंजूर है, महाराज। राजा ने पंडित को मुक्त कर दिया और दो गुप्तचरों के साथ उसे पड़ोसी राज्य भेजा। संदेश यह था, यदि पड़ोसी राजा शांति चाहता है, तो वह इस युद्ध से पीछे हट जाए। अन्यथा विक्रमदेव की सेना उसके राज्य को नष्ट करने के लिए तैयार है। पंडित जब पड़ोसी राज्य पहुंचा, तो उसे राजा के सामने पेश किया गया। पड़ोसी राजा ने क्रोधित स्वर में कहा, तो तुम पकड़े गए थे? मुझे लगा था कि तुम राज्य की पूरी जानकारी लेकर लौटोगे। पंडित ने मुस्कुराकर जवाब दिया, महाराज, राजा विक्रमदेव केवल बलशाली ही नहीं बल्कि चतुर भी हैं। उन्होंने मेरी योजना विफल कर दी, लेकिन मैं एक प्रस्ताव लेकर आया हूं, शांति का प्रस्ताव। पड़ोसी राजा सोच में पड़ गया। कुछ देर की चर्चा के बाद पड़ोसी राजा ने कहा, राजा विक्रमदेव को बता दो कि मैं युद्ध से पीछे नहीं हटूंगा, लेकिन
मैं चाहता हूं कि वह खुद मेरे दरबार में आए और एक आखिरी शर्त पर विचार करे। पंडित और गुप्तचर ने यह संदेश लेकर राजा विक्रमदेव तक पहुंचाया। जब राजा ने सुना कि पड़ोसी राजा ने युद्ध से पीछे हटने से मना कर दिया है, लेकिन उसने स्वयं राजा विक्रमदेव को अपने दरबार में आमंत्रित किया है, तो दरबार में हड़कंप मच गया। यह तो स्पष्ट जाल है महाराज, सेनापति चिल्लाया। अगर आप वहां गए तो वे आपको बंदी बना सकते हैं। राजा विक्रमदेव की आंखों में एक अलग चमक थी। उन्होंने सोचा, क्या यह दुश्मन राजा की नई चाल थी या सच में कोई और रहस्य छुपा था? उन्होंने एक गहरी सांस ली और बोले, मैं जाऊंगा। क्या राजा विक्रमदेव सही निर्णय ले रहे थे? क्या पड़ोसी राजा के मन में शांति का कोई इरादा था या यह एक और धोखे की शुरुआत थी? राजा विक्रमदेव के निर्णय से पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। सेनापति ने घबराते हुए कहा, महाराज, यह बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। यदि पड़ोसी राजा ने आपको बंदी बना लिया, तो हमारा पूरा राज्य संकट में आ जाएगा। लेकिन राजा मुस्कुराए और बोले, युद्ध से पहले बुद्धि का प्रयोग करना आवश्यक है। यदि मैं स्वयं जाऊं, तो यह हमें युद्ध से बचाने का एक आखिरी मौका देगा। यदि यह जाल है, तो हमें उसे भी भेदने की योजना बनानी होगी। इसके बाद राजा ने अपने गुप्तचरों और विश्वस्त मंत्रियों को बुलाया और एक गुप्त योजना बनाई। अगले दिन राजा विक्रमदेव अपनी सीमित सुरक्षा के साथ पड़ोसी राज्य के महल में पहुंचे। पड़ोसी राजा पहले से अपने दरबार में बैठा उनकी प्रतीक्षा कर रहा था। जैसे ही राजा विक्रमदेव दरबार में दाखिल हुए, चारों तरफ सैनिकों ने उन्हें घेर लिया। पड़ोसी राजा हंसते हुए बोला, राजा विक्रमदेव, तुम्हारी बहादुरी की प्रशंसा करनी पड़ेगी, लेकिन यह समझदारी थी या मूर्खता, यह अभी तय होगा। राजा विक्रमदेव शांत रहे और बोले, मुझे विश्वास था कि तुम ऐसा ही करोगे, लेकिन मैं यहां युद्ध के लिए नहीं बल्कि एक प्रस्ताव के साथ आया हूं। पड़ोसी राजा ने भौहें उठाईं। प्रस्ताव? मैं सुन रहा हूं। राजा विक्रमदेव ने गहरी आवाज में कहा, तुम्हें युद्ध से क्या प्राप्त होगा? यदि तुम जीत भी जाओ, तो हजारों सैनिक मारे जाएंगे, प्रजा त्रस्त होगी और राज्य कमजोर होगा। लेकिन यदि तुम मुझसे मित्रता कर लो, तो हमारे दोनों राज्य समृद्ध होंगे और हमारे दुश्मन हमसे डरेंगे। पड़ोसी राजा कुछ देर तक सोचता रहा। फिर उसने धीमे से कहा, यह प्रस्ताव आकर्षक है, लेकिन मैं तुम्हारे शब्दों पर भरोसा क्यों करूं? राजा विक्रमदेव मुस्कुराए और बोले, क्योंकि यदि मैं झूठ बोलता, तो मैं अकेला तुम्हारे दरबार में नहीं आता। पड़ोसी राजा हंसने लगा, शायद तुम सच कह रहे हो, लेकिन मैं इतनी जल्दी निर्णय नहीं ले सकता। लेकिन तभी दरबार के बीच में एक गुप्तचर तेजी से आया और पड़ोसी राजा के कान में कुछ फुसफुसाया। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। उसने घबराते हुए राजा विक्रमदेव की ओर देखा और तुरंत अपने सैनिकों को आदेश दिया, महल की सुरक्षा बढ़ा दो। राजा विक्रमदेव चौकन्ने हो गए। क्या हुआ? पड़ोसी राजा ने एक गहरी सांस ली और धीरे धीरे कहा, लगता है इस पूरे खेल में हम दोनों को मूर्ख बनाया जा रहा है। विक्रमदेव। राजा विक्रमदेव ने आंखें संकरी की। क्या मतलब? पड़ोसी राजा ने कहा, हमारे बीच युद्ध भड़काने की योजना किसी और की थी। मेरे ही महल में एक गद्दार छुपा था, जो चाहता था कि हम दोनों आपस में लड़ें और तीसरा राज्य इसका लाभ उठाए। राजा विक्रमदेव तुरंत सतर्क हो गए। उन्होंने पूछा, यह गद्दार कौन है? पड़ोसी राजा ने सैनिकों को संकेत किया और कुछ ही पलों में एक आदमी को खींचते हुए लाया गया। वही पंडित। राजा विक्रमदेव चौंक गए। तुम फिर से? पंडित जोर से हंसा और बोला, तुम दोनों मूर्ख राजा सोचते रहे कि तुम एक दूसरे के दुश्मन हो, लेकिन असल खेल तो मैंने रचा था। मेरा उद्देश्य था कि तुम दोनों आपस में लड़ो ताकि तीसरा राजा, महाराज रणधीर सिंह इस युद्ध के बाद दोनों राज्यों पर हमला कर सके। राजा विक्रमदेव और पड़ोसी राजा दोनों समझ गए कि वे एक बड़ी साजिश का हिस्सा बन चुके थे। पड़ोसी राजा ने कहा, अब समय आ गया है कि हम दोनों मिलकर इस असली दुश्मन से निपटें। राजा विक्रमदेव ने सहमति में सिर हिलाया और कहा, यदि हम एक साथ हों, तो कोई भी हमें हरा नहीं सकता। अब सवाल यह था, क्या वे समय रहते रणधीर सिंह की साजिश को विफल कर पाएंगे? या यह खेल अब भी पंडित के हाथ में था? राजा विक्रमदेव और पड़ोसी राजा ने तुरंत अपनी सेनाओं को एकत्रित करने का निर्णय लिया। अब दोनों राज्यों के बीच दुश्मनी खत्म हो चुकी थी, क्योंकि असली शत्रु महाराज रणधीर सिंह बेनकाब हो चुका था। पंडित, जो अब अपने ही जाल में फंस चुका था, जोर से हंसा और बोला, मुझे मारने से कुछ नहीं होगा। मेरी योजना पहले ही आगे बढ़ चुकी है। रणधीर सिंह की सेना हमारी सीमाओं की ओर कूच कर चुकी है। कुछ ही घंटों में गुप्तचरों ने खबर दी कि रणधीर सिंह की विशाल सेना दोनों राज्यों की सीमाओं पर तेजी से बढ़ रही थी। राजा विक्रमदेव बोले, हमारे पास समय बहुत कम है।
यदि हमने सही रणनीति नहीं बनाई, तो रणधीर सिंह हम दोनों राज्यों को तबाह कर देगा। दोनों राजाओं ने मिलकर युद्ध रणनीति बनाई। झूठी सूचना। गुप्तचरों के माध्यम से रणधीर सिंह को यह झूठी खबर भेजी गई कि पड़ोसी राजा ने राजा विक्रमदेव को धोखा दे दिया है और वे आपस में ही युद्ध करने वाले हैं। इससे रणधीर सिंह को विश्वास हो गया कि उसके दुश्मन कमजोर हो चुके हैं। छापामार हमला। मुख्य सेना रणधीर सिंह की सेना से सीधे न लड़कर जंगल और पहाड़ियों में छिपकर छापामार युद्ध करने लगी। मुख्य किला और बचाना, महल और राजधानी की रक्षा के लिए एक विशेष टुकड़ी को तैनात किया गया ताकि रणधीर सिंह पीछे से हमला न कर सके। रणधीर सिंह ने सोचा कि दोनों राज्य कमजोर पड़ चुके हैं, इसलिए उसने पूरे बल से हमला कर दिया। लेकिन जब उसकी सेना आगे बढ़ी तो अचानक जंगलों से विक्रमदेव और पड़ोसी राजा की संयुक्त सेना ने घेराबंदी कर दी। रणधीर सिंह चौंक गया। यह क्या? मुझे तो बताया गया था कि ये दोनों एक दूसरे से लड़ने वाले हैं। इसी बीच बंदी बनाए गए पंडित ने सैनिकों को धोखा देकर भागने की कोशिश की, लेकिन राजा विक्रमदेव पहले से सतर्क थे। जैसे ही पंडित भागा, गुप्त सैनिकों ने उसे दबोच लिया। राजा विक्रमदेव बोले, अब तुम्हारा खेल खत्म। पंडित ने जोर से हंसते हुए कहा, मुझे मारने से कुछ नहीं होगा विक्रमदेव। मेरी योजना पहले ही पूरी हो चुकी है। रणधीर सिंह तुम्हें तबाह कर देगा। राजा विक्रमदेव मुस्कुराए। रणधीर सिंह खुद हमारी योजना में फंस चुका है। रणधीर सिंह की सेना को चारों ओर से घेर लिया गया। उसकी सेना, जो सोची समझी योजना के बिना आई थी, बिखर गई। विक्रमदेव और पड़ोसी राजा ने अपनी पूरी ताकत से हमला किया। कुछ ही घंटों में रणधीर सिंह की सेना हार मान गई और रणधीर सिंह खुद युद्ध भूमि से भाग निकला। युद्ध के बाद पंडित को महल में लाया गया। राजा विक्रमदेव ने उसे देखा और बोले, अब तुम्हें तुम्हारे गुनाहों की सजा मिलेगी। पंडित ने सिर झुका लिया। उसे एहसास हो चुका था कि उसकी चालाकी अंततः उसे ही ले डूबी थी। राजा विक्रमदेव और पड़ोसी राजा ने शांति संधि पर हस्ताक्षर किए और दोनों राज्यों के बीच दोस्ती का वचन लिया। इस प्रकार एक चालाक पंडित की साजिश, जो दो राज्यों को आपस में लड़वाना चाहता था, अंततः उसे ही ले डूबी। पंडित को जेल में डाल दिया गया, लेकिन उसके चेहरे पर अब भी चिंता की कोई लकीर नहीं थी। राजा विक्रमदेव के सेनापति ने कहा, महाराज, यह व्यक्ति बहुत चालाक है। इसे जीवित रखना खतरनाक हो सकता है। राजा विक्रमदेव ने गंभीर स्वर में कहा, मैं जानता हूं कि यह खतरनाक है, लेकिन हम इसे मरने नहीं देंगे। मैं देखना चाहता हूं कि इसका अगला कदम क्या होगा। एक बार यह अपनी आखिरी चाल खेले, फिर हम इसे सदा के लिए समाप्त कर देंगे। पड़ोसी राजा ने सहमति में सिर हिलाया, लेकिन उसे संदेह था कि पंडित इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। पंडित को एक अंधेरी कोठरी में डाल दिया गया, लेकिन वह वहां हार मानकर बैठने वालों में से नहीं था। कुछ ही दिनों में उसने जेल के पहरेदारों को अपने जाल में फंसाना शुरू कर दिया। रात के समय उसने एक पहरेदार को धीरे से पुकारा, सैनिक, क्या तुम जानते हो कि मैं कौन हूं? सैनिक ने सख्त लहजे में कहा, मैं तुम्हारे छल में नहीं आऊंगा। राजा ने तुम्हें बंदी बनाया है और तुम यहीं सड़ोगे। पंडित मुस्कुराया, लेकिन सोचो, अगर तुम मेरी मदद करो तो तुम्हें क्या मिलेगा? सैनिक हिचकिचाया, कैसी मदद? पंडित धीरे धीरे आगे झुका और बोला, मैं जानता हूं कि राजा विक्रमदेव का खजाना कहां छुपा है। अगर तुम मुझे बाहर निकाल दो, तो मैं तुम्हें इतना सोना दूंगा कि तुम जीवन भर आराम से रहोगे। सैनिक थोड़ा डगमगाया, लेकिन फिर संभलते हुए कहा, झूठ मत बोलो, तुम खुद जेल में हो, तुम्हें राजा के खजाने के बारे में क्या पता? पंडित ने गहरी आवाज में कहा, मैं वर्षों से राजाओं के साथ रहा हूं, उनके हर गुप्त ठिकाने जानता हूं, लेकिन अगर तुम मेरी मदद नहीं करोगे, तो यह रहस्य हमेशा के लिए दफन हो जाएगा। कुछ ही दिनों में खबर आई कि राजा विक्रमदेव के खजाने से सोने के सिक्के गायब हो रहे हैं। पहरेदारों की जांच की गई, लेकिन कोई भी दोषी नहीं पाया गया। राजा विक्रमदेव को शक हुआ, यह असंभव है, यह जरूर किसी अंदरूनी व्यक्ति का काम है। उन्होंने गुप्तचरों को जेल में भेजा ताकि वे देख सकें कि पंडित कोई नई साजिश तो नहीं रच रहा। गुप्तचरों ने जो देखा वो हुआ कौन सी पन। वह चौंकाने वाला था। रात के अंधेरे में कुछ सैनिक पंडित से चोरी छिपे मिलने आते थे। राजा विक्रमदेव को जब यह सूचना मिली, तो वे क्रोधित हो गए। उन्होंने उसी रात अचानक जेल का निरीक्षण करने का निर्णय लिया। जब वे जेल पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि एक सैनिक चोरी छिपे पंडित के पास खड़ा था। राजा गरजे, रुक जाओ। सैनिक घबरा गया और तुरंत झुक गया। महाराज, क्षमा करें, मैंने लालच में आकर गलती कर दी। राजा ने गुस्से में कहा, पंडित, तुम फिर से षड्यंत्र रच रहे थे। अब तुम्हें इसकी भारी सजा मिलेगी।
पंडित हंसा और बोला, महाराज, आप कितनी भी कोशिश कर लें, लेकिन जब तक मैं जिंदा हूं, मैं अपनी चालें चलता रहूंगा। राजा विक्रमदेव ने सैनिकों को आदेश दिया, इस दुष्ट को तुरंत काल कोठरी में डाल दो, जहां कोई उससे मिलने न पाए। पंडित को अब एक अंधेरे, एकांत कारागार में डाल दिया गया। उसे खाने पीने के लिए सीमित भोजन दिया जाने लगा और किसी को उससे मिलने की अनुमति नहीं थी। लेकिन क्या पंडित सच में हार मान जाएगा, या वह अपनी आखिरी चाल चलने के लिए अभी भी कोई नया रास्ता खोज रहा था? पंडित को अब काल कोठरी में डाल दिया गया था, जहां अंधेरा ही उसका एकमात्र साथी था। राजा विक्रमदेव ने सोचा कि अब पंडित की चालें खत्म हो चुकी हैं, लेकिन पंडित हार मानने वालों में से नहीं था। वह धैर्यपूर्वक अपनी अगली चाल की योजना बना रहा था। कुछ ही दिनों बाद जेल के पहरेदारों को अजीब घटनाएं महसूस होने लगीं। कोठरी के पास से गुजरने पर उन्हें कभी-कभी फुसफुसाहट सुनाई देती थी। कभी ऐसा लगता कि कोई दीवार खरोंच रहा हो। कई पहरेदारों ने बताया कि उन्हें सपनों में पंडित की आवाज सुनाई देती है। धीरे-धीरे पहरेदारों में डर बैठने लगा। वे सोचने लगे कि कहीं यह पंडित कोई जादू टोना तो नहीं कर रहा। पंडित को अच्छी तरह पता था कि अंधविश्वास ही उसका सबसे बड़ा हथियार था। उसने धीरे-धीरे जेल के अंदर एक अफवाह फैला दी, जो भी मुझे कैद में रखेगा, उसका बुरा हश्र होगा। पहले तो सैनिकों ने इसे मजाक समझा, लेकिन फिर अजीब घटनाएं होने लगीं। एक पहरेदार अचानक गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। दूसरा पहरेदार एक रात पहरा देते समय बेहोश हो गया। जेल की एक दीवार पर खून जैसे लाल धब्बे पाए गए। अब सैनिकों में खौफ बैठ गया। यह पंडित कोई साधारण आदमी नहीं, बल्कि कोई मायावी तांत्रिक है। जब राजा विक्रमदेव को यह सब पता चला, तो उन्होंने हंसकर कहा, यह सब मूर्खता है। पंडित बस तुम्हारे दिमाग से खेल रहा है। लेकिन तब तक डर अपने चरम पर पहुंच चुका था। कई सैनिकों ने जेल के पास जाना ही बंद कर दिया। अब पंडित की योजना पूरी हो चुकी थी। जिस सैनिक को उसने सबसे पहले अपने वश में किया था, उसने डर के कारण पंडित को जेल से निकालने की योजना बना ली। रात के समय जब पूरा महल सो रहा था, वह सैनिक चुपके से काल कोठरी पहुंचा और फुसफुसाया, महात्मा जी, मैं आपको बाहर निकालने के लिए तैयार हूं, लेकिन आप मुझसे बदला मत लेना। पंडित मन ही मन मुस्कुराया और धीरे से कहा, सही निर्णय लिया वत्स, अब मुझे यहां से बाहर निकालो। सैनिक ने जैसे ही ताले को खोलने की कोशिश की, अचानक जोर से शोर हुआ। रुको! सैनिक ने जब मुड़कर देखा, तो राजा विक्रमदेव खुद वहां खड़े थे। उनके पीछे उनके सेनापति और कुछ चुने हुए सैनिक भी थे। राजा ने कठोर स्वर में कहा, पंडित, मैं पहले ही जानता था कि तुम कोई नई चाल चलने वाले हो। मैं बस यह देखना चाहता था कि तुम्हारी चाल क्या होगी। सैनिक कांपते हुए घुटनों पर गिर पड़ा। महाराज, मुझे क्षमा करें। मैंने अंधविश्वास में आकर यह गलती कर दी। पंडित को पहली बार महसूस हुआ कि उसकी चाल उलटी पड़ गई थी। राजा विक्रमदेव ने सेनापति से कहा, अब समय आ गया है कि इस चालबाज का खेल हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाए। इसके बाद पंडित को राज्य से बहुत दूर एक निर्जन जंगल में निर्वासित कर दिया गया, जहां से वह कभी वापस नहीं आ सका। राजा विक्रमदेव ने सैनिकों से कहा, याद रखो, सबसे खतरनाक हथियार तलवार नहीं, बल्कि एक चालाक दिमाग होता है। लेकिन सच्चाई और ईमानदारी हमेशा जीतती है। इस प्रकार पंडित की आखिरी चाल भी नाकाम हो गई और राज्य में फिर से शांति स्थापित हो गई। राजा विक्रमदेव ने अब निर्णय कर लिया था, यह दुष्ट पंडित अब और अधिक षड्यंत्र नहीं रच सकेगा। इसे जीवित रखना राज्य के लिए खतरा है। सेनापति ने आदेश दिया, पंडित को महल के प्रांगण में लाया जाए। जब पंडित को लोगों के सामने लाया गया, तो वह अब भी घमंड से मुस्कुरा रहा था। उसने राजा से कहा, राजन, तुम मुझे मार सकते हो, लेकिन मेरी बुद्धि और चालाकी को नहीं। इतिहास मुझे याद रखेगा। राजा विक्रमदेव ने गंभीर स्वर में कहा, बुद्धिमत्ता का उपयोग अगर भलाई के लिए किया जाए, तो वह पूजनीय होती है। लेकिन तुमने इसे सिर्फ छल और धोखे के लिए इस्तेमाल किया। इसलिए अब तुम्हें तुम्हारे कर्मों की सजा में कब्जा मिलेगी। राजा ने अपनी तलवार उठाई और अपने सैनिकों को आदेश दिया, इस दुष्ट को तत्काल मृत्यु दंड दिया जाए। सैनिकों ने पंडित को भरी सभा में मृत्यु दंड दिया। जैसे ही पंडित की आखिरी सांसें निकलीं, उसके चेहरे पर पहली बार डर दिखाई दिया, क्योंकि अब वह जान गया था कि उसकी सारी चालें खत्म हो चुकी थीं। राज्य के लोगों ने राजा विक्रमदेव की जय जयकार की। पड़ोसी राजा ने भी संदेश भिजवाया, अब हम निश्चिंत हो सकते हैं कि इस छलिया का अंत हो गया। राजा विक्रमदेव ने राज्य को संबोधित किया, हमेशा याद रखें, चालाकी और धूर्तता कभी टिक नहीं सकती। केवल सच्चाई और न्याय ही हमेशा विजयी होते हैं। इस प्रकार पंडित का अंत हुआ
और राज्य में शांति और न्याय की स्थापना हो गई। राजकुमारी और रहस्यमयी दर्पण। बहुत समय पहले अवंतिका नामक एक विशाल और समृद्ध राज्य था। इस राज्य की राजकुमारी सौम्या अपनी बुद्धिमत्ता, सौंदर्य और दयालुता के लिए प्रसिद्ध थी। लेकिन उसके महल में एक रहस्य छिपा था, एक जादुई दर्पण जिसे देखने की मनाही थी। राजा ने सख्त आदेश दिया था कि राजमहल के पश्चिमी कक्ष में रखे इस दर्पण को कोई नहीं छुएगा, विशेषकर राजकुमारी। राजकुमारी सौम्या बचपन से ही इस दर्पण को लेकर उत्सुक थी, लेकिन उसने कभी राजा के आदेश को तोड़ने की हिम्मत नहीं की। अब तक एक दिन, जब महल के सभी लोग किसी उत्सव में व्यस्त थे, सौम्या चुपके से पश्चिमी कक्ष में पहुंची। वहां एक विशाल सुनहरे किनारों वाला दर्पण रखा था। उसके चारों ओर रहस्यमयी शिलालेख खुदे हुए थे। राजकुमारी ने जैसे ही उसमें झांका, वह चौंक गई। दर्पण में उसकी परछाई नहीं थी, बल्कि उसमें एक अलग ही संसार दिखाई दे रहा था। एक अंधेरी, सुनसान नगरी, जहां हर ओर पत्थर की मूर्तियां खड़ी थीं। अचानक एक धीमी लेकिन गूंजती हुई आवाज आई। "स, आई, तुमने मेरी दुनिया देख ली है, अब तुम लौट नहीं सकती।" सौम्या ने आंखें झपकाईं, लेकिन जब उसने दोबारा देखा, तो वह पाऊ अपने महल में नहीं थी। वह उसी अजीब नगरी में आ चुकी थी, जिसे उसने दर्पण में देखा था। चारों ओर ऊंचे ऊंचे महल खंडहर हो चुके थे। ठंडी हवा बह रही थी और हर ओर अजीब सी खामोशी थी। पत्थर की मूर्तियां इंसानों जैसी लग रही थीं, मानो कभी वे जीवित थीं और किसी श्राप के कारण पत्थर बन गई थीं। सौम्या डर गई, लेकिन उसने खुद को संभाला और एक रास्ता खोजने लगी। अचानक एक परछाई उसके सामने आई। वह कोई बूढ़ा साधु था, जिसने कहा, "राजकुमारी, तुमने दर्पण का रहस्य तोड़ दिया है। अब तुम्हें इस नगरी का श्राप भी सहना पड़ेगा।" सौम्या ने हिम्मत से पूछा, "यह कौन सी जगह है और मैं यहाँ क्यों आई हूँ?" साधु ने गहरी सांस ली और कहा, "यह अमृता नगरी है। एक समय में यह बहुत सुंदर स्थान था, लेकिन 100 साल पहले एक पापी तांत्रिक ने इस नगरी पर काला जादू कर दिया। उसने सबको पत्थर में बदल दिया और कहा कि जो भी इस नगरी में प्रवेश करेगा, वह यहाँ कैद हो जाएगा।" राजकुमारी ने घबराकर पूछा, "इस श्राप को तोड़ने का कोई उपाय नहीं?" साधु ने कहा, "है, लेकिन बहुत कठिन। तुम्हें उस तांत्रिक का दर्पण खोजना होगा और उसे तोड़ना होगा। लेकिन वह दर्पण इस नगरी के सबसे खतरनाक महल में छुपा है, जहां हजारों श्रापित आत्माएं भटक रही हैं।" सौम्या ने निडर होकर कहा, "मैं कोशिश करूंगी।" राजकुमारी सौम्या कठिन रास्तों से गुजरते हुए तांत्रिक के महल तक पहुंची। वहां एक विशाल सिंहासन पर एक भयानक आकृति बैठी थी। तांत्रिक खुद। उसने ठहाका लगाया, "तो एक और मूर्ख इस नगरी में आ गई। अब तुम भी हमेशा के लिए पत्थर बन जाओगी।" लेकिन सौम्या डरी नहीं। उसने अपनी तलवार निकाली और महल में रखे दर्पण की ओर दौड़ी। तांत्रिक ने जादू से उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन सौम्या ने अपनी पूरी ताकत से दर्पण को तोड़ दिया। जैसे ही दर्पण टूटा, पूरा महल हिलने लगा। तांत्रिक एक तेज चीख के साथ हवा में गायब हो गया। पत्थर की मूर्तियां एक-एक कर इंसानों में बदलने लगीं। अचानक सौम्या ने खुद को फिर से अपने महल के कक्ष में खड़ा पाया। दर्पण गायब हो चुका था और महल के सभी लोग खुशी से झूम रहे थे, क्योंकि एक प्राचीन श्राप हमेशा के लिए टूट चुका था। राजकुमारी सौम्या ने जैसे ही दर्पण तोड़ा, उसे लगा कि सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन वह गलत थी। राजमहल में लौटने के बाद भी उसे कुछ अजीब महसूस होने लगा। रात होते ही उसे सपनों में वही अंधेरी नगरी दिखने लगी। उसे लगता कोई परछाई उसके चारों ओर घूम रही है, कोई उसे पुकार रहा है। एक रात, जब पूरा महल सो रहा था, सौम्या अचानक जाग गई। कमरे में हल्की ठंडक थी और खिड़की के पर्दे बिना हवा के ही हिल रहे थे। तभी उसे सुनाई दिया, "तुमने मेरा दर्पण तोड़ा, लेकिन क्या तुमने मेरी आत्मा को भी मुक्त कर दिया?" सौम्या ने चौंककर इधर-उधर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। क्या यह मेरा भ्रम था? उसने सोचा। राजकुमारी ने महल की पुरानी लाइब्रेरी में जाकर ग्रंथों को खंगालना शुरू किया। वहां उसे एक पुरानी किताब मिली, जिसमें तांत्रिक के बारे में लिखा था। दर्पण केवल उसका माध्यम था, लेकिन उसकी आत्मा अमर है। जब तक उसकी आत्मा मुक्त नहीं होगी, वह वापस लौट सकता है। अब सौम्या को समझ आ गया कि खतरा अब भी टला नहीं था। अगले ही दिन महल में अजीब घटनाएं होने लगीं। महल के सैनिकों को किसी अदृश्य शक्ति ने जमीन पर गिरा दिया। महल के दर्पणों में अजीब आकृतियां दिखने लगीं। एक नौकर ने डरते हुए बताया कि उसने तांत्रिक की छाया देखी है। अब यह साफ था, तांत्रिक की आत्मा अभी भी जिंदा थी और वह बदला लेना चाहता था। राजकुमारी को अब इस आत्मा को हमेशा के लिए खत्म करना था।
उसने राजगुरु से परामर्श लिया, जिन्होंने बताया कि तांत्रिक की आत्मा को समाप्त करने के लिए उसे उसी स्थान पर ले जाना होगा जहां उसने काला जादू किया था। लेकिन यह आसान नहीं था, क्योंकि तांत्रिक की आत्मा अब खुद को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती थी। राजकुमारी ने अपनी तलवार उठाई और कहा, अब इस कहानी को हमेशा के लिए खत्म करने का समय आ गया है। राजकुमारी सौम्या ने अपनी तलवार कसकर पकड़ी और राजगुरु के साथ अमृता नगरी की ओर चल पड़ी। रात के अंधेरे में वह शापित भूमि अब और भी डरावनी लग रही थी। हवा में अजीब सी फुसफुसाहटें गूंज रही थीं, मानो कोई उन्हें देख रहा हो। हम जैसे ही उस स्थान पर पहुंचेंगे, तांत्रिक की आत्मा हमला कर सकती है, राजगुरु ने चेतावनी दी। सौम्या ने हिम्मत से जवाब दिया, चाहे जो हो, इस बार उसे हमेशा के लिए खत्म करके ही लौटूंगी। जैसे ही वे तांत्रिक के महल के खंडहरों में पहुंचे, अचानक एक जोरदार चीख गूंजी। तुमने मेरी सत्ता को खत्म करने की हिम्मत कैसे की? अचानक तेज काली आंधी चली और तांत्रिक की आत्मा एक धुएं के भयानक रूप में प्रकट हुई। उसकी आंखें जल रही थीं और उसके हाथों से काले जादू की लपटें निकल रही थीं। मैं अमर हूं, तुम मुझे नहीं हरा सकती। तांत्रिक की आत्मा ने अपने काले जादू से पत्थर की मूर्तियों को फिर से जीवित कर दिया। वे सभी पत्थर के योद्धा बनकर राजकुमारी की ओर बढ़ने लगे। सौम्या ने तलवार से एक एक करके उन पर वार किया, लेकिन वे गिरकर फिर से उठ जाते थे। तुम्हें इनसे नहीं लड़ना चाहिए राजकुमारी, राजगुरु ने चिल्लाया। तुम्हें तांत्रिक की आत्मा को खत्म करना होगा, तभी यह सब खत्म होगा। सौम्या ने तुरंत अपना ध्यान तांत्रिक की आत्मा पर लगाया। तुम्हारी शक्ति झूठी है, तांत्रिक, उसने कहा। तुमने छल और धोखे से यह शक्ति पाई थी, लेकिन अब यह खत्म होगी। राजगुरु ने सौम्या को एक पवित्र मंत्र सिखाया, जिसे बोलकर तांत्रिक की आत्मा को कमजोर किया जा सकता था। सौम्या ने पूरा साहस जुटाकर मंत्र पढ़ना शुरू किया। एयूएम ह्रीं क्लीं महाकालाय नमः। जैसे ही उसने यह मंत्र पढ़ा, तांत्रिक की आत्मा दर्द से चीख उठी। वह धीरे धीरे हवा में जलने लगी। उसका धुआंल शरीर टूटने लगा। नहीं, यह नहीं हो सकता। तांत्रिक की चीखें पूरी नगरी में गूंज उठीं। अंततः एक विशाल रोशनी चमकी और तांत्रिक की आत्मा हमेशा के लिए भस्म हो गई। जैसे ही तांत्रिक नष्ट हुआ, पूरी नगरी बदलने लगी। पत्थर के योद्धा फिर से इंसान बन गए। अंधेरा छटने लगा और आसमान में पहली बार सूरज की किरणें चमकीं। श्रापित भूमि फिर से सुंदर और जीवंत हो गई। राजकुमारी सौम्या और राजगुरु विजयी होकर महल लौटे। राजा और पूरी प्रजा ने उनकी जय जयकार की। राजा विक्रमदेव ने राजकुमारी से कहा, तुमने न सिर्फ इस राज्य को बचाया, बल्कि यह भी सिद्ध कर दिया कि सच्ची शक्ति छल कपट में नहीं, बल्कि साहस और सच्चाई में होती है। सौम्या मुस्कुराई और अमृता नगरी हमेशा के लिए शाप मुक्त हो गई। महल में जीत का जश्न मनाया जा रहा था, लेकिन उसी रात राजकुमारी सौम्या को एक अजीब सपना आया। सपने में उसने देखा एक पुराना खंडहर, जहां एक टूटा हुआ दर्पण पड़ा था। उसके चारों ओर राख फैली थी, लेकिन राख के बीच से एक काली रोशनी उठ रही थी। फिर एक गहरी आवाज गूंजी, तुमने सोचा मैं खत्म हो गया, असली खेल तो अब शुरू होगा। सौम्या हड़बड़ाकर जाग गई। उसकी सांस तेज चल रही थी। क्या यह सिर्फ एक सपना था? उसने सोचा। लेकिन तभी कमरे की खिड़की अपने आप खुल गई। सांस से आई और एक ठंडी हवा ऐसे अंदर एस आवाज आई। पास रखी एक प्राचीन किताब अपने आप खुल गई और उसमें एक पंक्ति चमक उठी। अगर कोई तांत्रिक अपने श्राप से मरे, तो उसकी छाया कभी पूरी तरह नष्ट नहीं होती। राजकुमारी सौम्या को अब यकीन हो चुका था कि तांत्रिक पूरी तरह नष्ट नहीं हुआ। उसकी आत्मा भले ही जल गई थी, लेकिन उसकी छाया अब भी कहीं न कहीं मौजूद थी। अगले ही दिन महल में अजीब घटनाएं होने लगीं। महल के दर्पणों में अजीब परछाइयां दिखने लगीं। दीपक अपने आप बुझने लगे। रक्षकों ने बताया कि रात के समय महल में कोई चलने की आवाज आती है, लेकिन वहां कोई नहीं होता। राजगुरु को बुलाया गया। उन्होंने महल के चारों ओर विशेष अनुष्ठान किए, लेकिन फिर भी एक अदृश्य शक्ति महल के अंदर बनी हुई थी। राजकुमारी ने महल के सबसे पुराने हिस्से में जाने का फैसला किया। यह पुरानी कालकोठरी थी, जिसे दशकों से किसी ने नहीं खोला था। जैसे ही उसने अंदर कदम रखा, ठंडी हवा का झोंका आया और दीवारों पर लगे दीपक अपने आप जल उठे। अचानक उसे एक पत्थर की दीवार पर अजीब सा चिन्ह दिखाई दिया। यह वही चिन्ह है जो तांत्रिक के दर्पण पर था। सौम्या चौंक गई। दीवार को छूते ही वह धीमे धीमे खिसकने लगी और एक गुप्त मार्ग खुल गया। छाया का हमला। सौम्या जैसे ही अंदर पहुंची, चारों ओर घना अंधकार छा गया। उसे लगा जैसे कोई उसकी गर्दन के पास सांस ले रहा है। तुम मुझे खत्म नहीं कर सकती राजकुमारी। एक काली आकृति अचानक उसके सामने उभर आई।
यह तांत्रिक की छाया थी। तुमने मेरी आत्मा को जलाया। उसे में वो सम्मा खाम बिछन साया, लेकिन मेरी छाया हमेशा जीवित रहेगी। अब मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। अचानक वह छाया हवा में घूमी और राजकुमारी पर हमला कर दिया। सौम्या ने तलवार निकाली, लेकिन छाया पर उसका कोई असर नहीं हो रहा था। तांत्रिक की छाया हवा में घुलकर एक विशाल काले धुएं में बदल गई और पूरे गुप्त मार्ग में फैलने लगी। राजकुमारी सौम्या ने तलवार कसकर पकड़ी, लेकिन जैसे ही उसने वार किया, तलवार धुएं से गुजर गई। छाया पर उसका कोई असर नहीं हुआ। हा 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 हा, तुम्हारी तलवारें मेरे लिए बेकार हैं। तांत्रिक की छाया हंसी और उसकी लंबी काली भुजाएं बढ़कर सौम्या की ओर लपकीं। तभी राजगुरु वहां आ पहुंचे। उन्होंने एक पवित्र मंत्र पढ़ते हुए अपनी माला से जलते हुए अक्षरों का एक घेरा बनाया। राजकुमारी, इस छाया को कोई सामान्य अस्त्र नहीं मार सकता। इसे नष्ट करने के लिए तुम्हें उस वस्तु को ढूंढना होगा जिससे तांत्रिक ने अपना काला जादू शुरू किया था। राजकुमारी चौंक गई। क्या? क्या कोई ऐसी वस्तु अभी भी मौजूद है? राजगुरु ने इशारा किया। हाँ, हमें उसकी मूल शक्ति को नष्ट करना होगा, वरना वह बार बार लौटता रहेगा। सौम्या ने गुप्त मार्ग में आगे बढ़ना शुरू किया। यह रास्ता बहुत पुराना था। उसकी दीवारों पर विचित्र चित्र बने हुए थे। तभी उसे एक पुराना सिंहासन दिखा, जिसके पास एक काले रंग की मणि रखी हुई थी। जैसे ही उसने उसे छुआ, अचानक पूरी गुफा हिलने लगी। नहीं, उसे मत छूना! तांत्रिक की छाया जोर से चिल्लाई। लेकिन अब सौम्या को यकीन हो गया कि यही तांत्रिक की असली शक्ति थी। उसने तुरंत राजगुरु को इशारा किया। इस मणि को नष्ट करने का उपाय बताइए। अंतिम मंत्र और तांत्रिक का आंकिस अंत। राजगुरु ने सौम्या को एक विशेष मंत्र दिया। एयूएम काली महाकालाय स्वाहा। जैसे ही सौम्या ने यह मंत्र पढ़कर मणि पर वार किया, वह तेज रोशनी में फट गई। नहीं, यह नहीं हो सकता! तांत्रिक की छाया दर्द में चीख उठी। उसका काला धुआं धीरे धीरे जलने लगा और कुछ ही पलों में पूरी छाया भस्म हो गई। जैसे ही तांत्रिक की छाया खत्म हुई, गुप्त मार्ग का सारा अंधकार गायब हो गया। अब वहां सूरज की रोशनी आ रही थी, जैसे वर्षों बाद यह स्थान शुद्ध हुआ हो। राजगुरु ने कहा, अब यह तांत्रिक हमेशा के लिए खत्म हो चुका है। उसकी कोई भी शक्ति अब लौट नहीं सकती। राजकुमारी सौम्या ने एक गहरी सांस ली और महल की ओर वापस लौटी। राजकुमारी सौम्या और राजगुरु ने तांत्रिक की छाया को हमेशा के लिए खत्म कर दिया था। महल में शांति लौट असर आई और पूरे राज्य में जश्न मनाया जाने लगा। लेकिन क्या यह सच में अंत था? रहस्यमयी संकेत। कुछ दिन बाद महल में अजीब घटनाएं फिर से होने लगीं। रात को पहरेदारों को किसी के धीमे कदमों की आवाज सुनाई देने लगी। राजमहल के सबसे पुराने कमरे की दीवारों पर अजीब लिपि उभर आई। सबसे डरावना, राजकुमारी के कमरे में अचानक एक किताब रखी मिली, जिसमें सिर्फ एक पंक्ति लिखी थी। असली शक्ति अभी भी कहीं छुपी है। मैं लौटूंगा। राजकुमारी घबरा गई। उसने तुरंत राजगुरु को बुलाया। राजगुरु ने उस किताब को ध्यान से पढ़ा और कहा, राजकुमारी, हमें लगा कि तांत्रिक खत्म हो गया है, लेकिन ऐसा लगता है कि उसकी कोई और योजना थी। यह किताब बताती है कि उसकी असली शक्ति कहीं और छुपी थी। लेकिन कहाँ? सौम्या ने पूछा। राजगुरु ने किताब के पिछले पन्ने पर बनी एक रहस्यमयी आकृति की ओर इशारा किया। यह एक गुफा थी और उसमें एक अजीब आकृति का द्वार बना हुआ था। हमें इस गुफा को खोजना होगा, वरना तांत्रिक फिर से लौट सकता है। राजकुमारी सौम्या और राजगुरु ने कुछ भरोसेमंद सैनिकों के साथ उस गुफा की खोज शुरू की। राजकुमारी सौम्या और राजगुरु ने किताब में छपे रहस्यमयी गुफा के निशान को पहचान लिया था। वह गुफा राज्य की सबसे ऊंची पहाड़ी के पास स्थित थी, मृत्यु गह्वर, जहां जाने की हिम्मत किसी ने नहीं की थी। जब वे वहां पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि गुफा का द्वार रक्त लाल रंग की चमक से घिरा था। जैसे ही राजगुरु ने मंत्र पढ़कर द्वार को खोला, एक तेज भयानक चीख सुनाई दी और गुफा के अंदर से एक अंधेरी आकृति निकलने लगी। मैं लौट आया, तुम मुझे खत्म नहीं कर सकते। तांत्रिक की आत्मा का अंतिम अंश उस गुफा में छिपा था और अब वह पूरी शक्ति के साथ वापस आ रहा था। महायुद्ध और अंतिम वार। तांत्रिक ने अपने चारों ओर अंधकार फैला दिया और पूरी गुफा काले जादू से घिर गई। राजकुमारी की तलवार बेअसर हो रही थी। राजगुरु ने चिल्लाकर कहा, राजकुमारी, यह कोई सामान्य लड़ाई नहीं है। इसे खत्म करने के लिए हमें इसे स्वयं इसकी ही शक्ति से हराना होगा। राजकुमारी ने तुरंत समझ लिया। उसने अपनी तलवार को तांत्रिक की गहरी छाया में घुसाया और जोर से बोली, तू छल और अंधकार से बना है, लेकिन हर अंधकार का अंत होता है। उसने अपनी पूरी शक्ति से तलवार चलाई।
और उसी क्षण राजगुरु ने सबसे शक्तिशाली मंत्र पढ़ा। एयूएम महाकालय नमः। तांत्रिक की आत्मा दर्द से चीख उठी। उसका शरीर जलने लगा और उसकी छाया गुफा की दीवारों से टकराकर बिखरने लगी। नहीं, यह नहीं हो सकता। कुछ ही पलों में तांत्रिक की अंतिम छाया धुएं में बदलकर हमेशा के लिए समाप्त हो गई। गुफा से अंधकार हट गया। राजगुरु ने कहा, अब यह शाप हमेशा के लिए समाप्त हो चुका है। तांत्रिक की आत्मा का कोई भी अंश अब इस संसार में नहीं बचा। राजकुमारी सौम्या ने चैन की सांस ली। अब उनका राज्य हमेशा के लिए सुरक्षित था। राजमहल लौटने पर पूरे राज्य ने भव्य उत्सव मनाया। राजा ने सौम्या को सम्मानित किया और कहा, तुम सिर्फ इस राज्य की राजकुमारी नहीं, बल्कि इसकी सबसे महान योद्धा भी हो। सौम्या मुस्कुराई। अब उसे पता था कि सच्ची शक्ति साहस और सच्चाई में होती है, न कि छल और काले जादू में। आपको यह कहानी कैसी लगी? तो दोस्तों, अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और आप कहां से इस वीडियो को देख रहे हैं, यह भी बताइए। हमने इस वीडियो के आखिर में आपके लिए नई कहानियों को सजाया है, तो आप उन्हें जरूर देखना। तब तक के लिए आपको और